जी गाइस, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिमेनिंग रिलीव्स। कुछ रिलीव्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसमें बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ और इन्वेस्टर रिलीफ शामिल है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो रिलीव्स बाकी हैं उसमें से एक है रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर रिलीफ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रोल ओवर रिलीफ कब मिलता है? एक एसेट बेचना है, दूसरा खरीदना है, बिजनेस पर्पस के एसेट्स होने चाहिए लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। पुराना और नया, जो बेचा और जो लिया, दोनों जो है वो बिजनेस में यूज होने चाहिए, फुली या पार्शली बिजनेस यूज जरूर होना चाहिए। रोल ओवर रिलीफ क्लेम करने के लिए जो 2021 टैक्स ईयर 2021 के लिए ड्यू डेट है, आपको याद करनी है 5 अप्रैल 2025। 5 अप्रैल 2025 तक आप रोल ओवर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, यानी टैक्स ईयर खत्म होने के 4 साल तक। रोल ओवर के लिए आपने एक एसेट बेचना है, दूसरा खरीदना है, तो दूसरा खरीदने की जो जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल। वो है 3 years 36 months आफ्टर द डिस्पोजल। बेचा उसके 36 महीने यानी 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई एसेट खरीदोगे तो यू कैन क्लेम रोल ओवर रिलीफ। अब आपने बेचा लेकिन उसके 36 मंथ में कुछ खरीदा नहीं था तो रोल ओवर नहीं मिलेगा। लेकिन बेचने से पहले कुछ खरीदा हुआ था तो क्या उस पर रोल ओवर क्लेम हो सकता है? तो हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, हम टैक्स अथॉरिटी से पूछेंगे, HMRC से पूछेंगे, तो वो कहते हैं यस, डिस्पोजल से पहले भी अगर कुछ खरीद दिया है तो उस पर भी आप रोल ओवर क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट है 12 मंथ्स। यानी बेचने के बाद कुछ खरीदा 36 मंथ्स के अंदर अंदर यू कैन क्लेम रोल ओवर रिलीफ। बेचने से 12 मंथ्स पहले तक अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है तो उस केस में भी आप रोल ओवर रिलीफ क्लेम कर सकेंगे। तो ये है रोल ओवर रिलीफ की जस्ट थ्योरी। रोल ओवर रिलीफ स्टार्टिंग है तो 100% मिलता है, लेकिन ये रिड्यूस भी होता है। 100% ऑफ योर गेन विल बी योर रिलीफ। 100% ऑफ गेन विल बी योर रिलीफ, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस कंडीशंस आगे आएंगी तो हम एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। और जब भी रोल ओवर रिलीफ होगा तो जो रिप्लेस्ड एसेट है, जो दूसरा एसेट है, उसकी बेस कॉस्ट निकलेगी। जैसे डिस्ट्रक्शन में इंश्योरेंस के बाद रिप्लेसमेंट होती थी, डैमेज में इंश्योरेंस के बाद रीस्टोरेशन होती थी, तो हम बेस कॉस्ट निकालते थे। वहाँ बेस कॉस्ट का कुछ और फार्मूला था, यहाँ पे बेस कॉस्ट का फार्मूला कुछ और है, लेकिन बेस कॉस्ट निकलेगी क्योंकि जब भी रिप्लेसमेंट का सीन होगा या रीस्टोरेशन का सीन होगा, वी हैव टू कैलकुलेट बेस कॉस्ट। एग्जामिनर बोले ना बोले, बेस कॉस्ट अगर CRQ में आ रहा है तो बेस कॉस्ट निकाल दीजिएगा। हाँ, अगर ये CRQ में नहीं है, MCQ में है, तो जो मांगा है वही सॉल्व कर दें तो हमारे लिए काफी होता है। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन का नाम है अनाया। अनाया कपड़ों का भी एक ब्रांड है। अनाया परचेज एन एसेट क्वालिफाइंग, खुद ही बता दिया बिजनेस एसेट है, 3 साल बाद या 1 साल के अंदर, सब बता दिया। यानी क्वालिफाइंग है ROR रोल ओवर रिलीफ, खुद ही बता दिया। तो कंडीशन ऊपर वाली मीट नहीं करवाई हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है, वरना कंडीशन याद होनी चाहिए। आसान है, एक एसेट बेचो दूसरा खरीदो, दोनों का बिजनेस यूज होना चाहिए। बेचने के 36 मंथ या बेचने से 1 साल पहले रिप्लेसमेंट हो तो यू कैन बी एबल टू क्लेम रोल ओवर। और उसके लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी कब तक गवर्नमेंट को क्लेम कर देना है, 5 अप्रैल 2025 तक। ये इसकी जस्ट समरी है। फॉर्मेट वही, यही फॉर्मेट, सेल्स प्रोसीड्स। और इसे हम फॉन्ट बड़ी कर देते हैं ताकि आपको नजर आएगा अच्छा सा। सेल प्रोसीड्स यार, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वालिफाइंग है, परचेज क्या था 160 का, बेचा 180 का, और दूसरा क्वालिफाइंग यानी बिजनेस एसेट या 200 का। बेचा भाई 180 का, सेल्स प्रोसीड 180। कॉस्ट है इसकी गिवन है, कॉस्ट है इसकी 160। हमारे पास चार्जेबल गेन आ गया। अब रोल ओवर रिलीफ 100% होता है। रोल ओवर रिलीफ कितना होता है? 100% होता है। इसको हम कहेंगे
चार्जेबल गेन बिफोर ROR, रोल ओवर रिलीफ से पहले गेन आ रहा है 20,000। अब ROR, रोल ओवर रिलीफ कितना होता है? मैंने आपको कहा रोल ओवर रिलीफ 100% होता है। कितना होता है? 100%, यानी जो 20,000 का गेन है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 100% रोल ओवर रिलीफ मिल जाया करता है। चार्जेबल गेन 0 हो गया। चार्जेबल गेन कितना आ गया? 0 आ गया। और जो दूसरा एसेट है रिप्लेस्ड एसेट, रिप्लेस्ड एसेट, उसकी हम निकालेंगे बेस कॉस्ट। बेस कॉस्ट कैसे निकलती है? रोल ओवर के केस में कॉस्ट माइनस ROR, जो दूसरा एसेट खरीदा है आपने 2 लाख का, उसमें से जो रोल ओवर आपने क्लेम किया है वो माइनस कर दो। एक तरह से रोल ओवर रिलीफ जो एसेट बेचा है उसकी क्या कम करता है? उसकी कॉस्ट को, सॉरी उसके गेन को कम करके हमारा टैक्स सेव करता है। उसका गेन कम करके हमारा टैक्स सेव करता है। तो दूसरी तरफ जो दूसरा एसेट होता है उसकी कॉस्ट को कम करके हमारे टैक्स को, जब वो दूसरा एसेट बढ़े बेचा जाएगा उस वक्त के हमारे टैक्स को बढ़ाता है। यानी एक वक्ती फायदा है, डेफर रिलीफ इसको बोलते हैं, कि फिलहाल उसने सीजीटी को डेफर कर दिया, अगले एसेट की कॉस्ट कम कर दी। जब अगला एसेट रिप्लेस्ड एसेट आप बेचने जाओगे तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, उसकी बेस कॉस्ट यूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली 2 लाख की जगह 180 माइनस करोगे तो आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा इन द केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिप्लेस्ड एसेट। बट फॉर द टाइम बीइंग उसने क्या किया? आपके गेन को टैक्स से बचा लिया, यानी टैक्स को जो है वो क्या कर दिया? डेफर कर दिया। इसलिए इसको रोल ओवर या डेफर्ड रिलीफ भी बोलते हैं। ठीक हो गया? अब ये 100% क्यों मिला? एक सवाल है कि सर ये 100% क्यों मिला? इसका जवाब ये है कि 2 बातें देखना हमेशा। पहली बात, बिजनेस यूज है, बिजनेस यूज है, यस। दूसरा, फुल री इन्वेस्टमेंट है। फुल री इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने ये जो बेचा था वो 180 का बेचा था, दूसरा जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 2 लाख में। एक 180 का बेचा, दूसरा 2 लाख का खरीदा, इसको क्या बोलते हैं हम? सर ज्यादा री इन्वेस्टमेंट। ज्यादा नहीं बोलो आप, फुल री इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज कर लो कि भाई जो मुझे पैसे मिले थे ना एसेट बेचिए, वो पूरे के पूरे या उससे ज्यादा ही मैंने दूसरे एसेट में लगा दिए। यह है फुल री इन्वेस्टमेंट का केस। और बिजनेस यूज तो क्वेश्चन ने खुद ही कहा था, तो बिजनेस यूज भी है, फुल री इन्वेस्टमेंट भी है। जब ये दोनों कंडीशन मीट हो तो रोल ओवर हमेशा कितना होता है? 100%। अब आपके जहन में सवाल आएगा सर अगर कंडीशन मीट ना हो तो क्या होगा? तो थोड़ा सा इंतजार, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको देखते हैं। जरा से इसकी फॉर्मेटिंग से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हाफ सेंचुरी से ऊपर हम जा चुके हैं, सीजीटी का टॉपिक है। आप देखें इतनी प्रैक्टिस हमने की है कि आप अगर फिर से इसकी प्रैक्टिस करें तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा याद भी हो सकता है। और मोस्टली क्वेश्चन मैंने खुद करवाए हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है। जेना परचेज अ वेयरहाउस। जेना आंटी हैं, इन्होंने एक वेयरहाउस खरीदा था 2010 में 170,000। जुलाई 2020 हमारे टैक्स ईयर में वेयरहाउस बेचा 3 लाख का। सेल प्रोसीड सीधी सीधी 3 लाख। फिर वेयरहाउस ट्रेड के लिए यूज होता था पूरे पीरियड में, तो बिजनेस यूज की कंडीशन तो मीट है, दूसरा एसेट भी बिजनेस होना चाहिए। दिसंबर 2022 जेना ने एक और वेयरहाउस खरीद लिया विद इन 36 मंथ्स, है कि नहीं है? सर ये वाला बेचा जुलाई 20 में, वो खरीदा दिसंबर 22, हाँ 3 साल के अंदर है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट है, रोल ओवर आएगा। बेचा कितने का? सर 3 लाख का। दूसरा लिया कितने का? सर दूसरा लिया
3 लाख का बेचा, 360 का, 360 का, पूरे के पूरे 3 लाख लग गए जी सर, ज्यादा ही लगे, 3,60,000 का उसने खरीदा, ये भी ट्रेड है। और इसके बाद इसने 2024 में दूसरा वाला बेच दिया। आपको दोनों के लिए निकालना है तो 2 टैक्स ईयर का काम होगा। पहले 20 हमारा टैक्स ईयर 2021, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। पहला वेयर हाउस जो बेचा 3 लाख का, उसकी कॉस्ट थी 170, मेरे पास गेन आया 130 का। मैंने बिफोर रोल ओवर इसलिए बोला क्योंकि मुझे दिख रहा है कि विद इन 36 मंथ्स बिजनेस एसेट रिप्लेस हुआ है, फुल अमाउंट से ज्यादा ही लगा दिया और बिजनेस यूज है, दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं कि दोनों एसेट बिजनेस हैं और फुल री इन्वेस्टमेंट, यानी 3 लाख मिले थे, 360 ज्यादा ही लगा दिए, तो रोल ओवर 100% हो जाएगा, यानी 130 का गेन है तो 130 ही रिलीफ होगा। दूसरा एसेट जो है वो खरीदा था 360 का, उसमें से ये रोल ओवर 130 जो निकाला वो माइनस करके हम निकाल लेंगे इसकी बेस कॉस्ट। ये हो गया 2021 का काम। अगला वाला एसेट 24 में बेचा, टैक्स ईयर है 23-24, सेल्स प्रोसीड्स 5,50,000। अब जो रिप्लेस्ड एसेट होता है अगर वो कभी बिकता है तो हम उसकी कॉस्ट नहीं लेते, हम उसकी कॉस्ट की जगह पे हमेशा बेस कॉस्ट लेते हैं। बेस कॉस्ट हमने निकाली हुई है 230, तो 2024 में जो 2024 का फॉर्मेट बनेगा उसमें गेन जो जाएगा 550 माइनस 230, 3,20,000। दोनों गेन एक फॉर्मेट में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर आपने पहले भी पढ़ाया है कि हर टैक्स ईयर के एनुअल एग्जम्पशन कैपिटल लॉसेस अलग होते हैं, रेट हर साल भी बदलता है। जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो हर टैक्स ईयर के लिए अलग फॉर्मेट होता है। तो ये है रोल ओवर रिलीफ, सिंपल सिनेरियोज के बिजनेस यूज भी है, फुल री इन्वेस्टमेंट भी है, तो किस तरह से ये सॉल्व होता है फर्स्ट एसेट के लिए और रिप्लेस्ड एसेट के लिए अगर दोनों ही सेल हो रहे हो तो। होपफुली आपको ये रोल ओवर रिलीफ समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा सिनेरियो ट्विस्ट करेंगे, सिनेरियो थोड़े से चेंज करेंगे कि भाई अगर फुल री इन्वेस्टमेंट ना हो तो क्या होगा, इन सारी चीजों को अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके पास, फैंग। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा जब तक हम फॉर्मेटिंग को सेट करते हैं। फॉर्मेटिंग हमने सेट कर ली है, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। फैंग साहब हैं, एक्वायर अ फ्री होल्ड कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग है भाई, बेहतरीन हो गया, अच्छी बात है, कमर्शियल बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग कमर्शियल एक्टिविटीज में यूज हो रही होगी, प्राइवेट तो यूज नहीं हो रही होगी, फिर भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसने ये बिल्डिंग 1 लाख की बेची जिसमें गेन हो गया, डायरेक्ट गेन दे दिया 56360, बहुत अच्छे, जबरदस्त, यानी चार्जेबल गेन डायरेक्टली गिवन है। सेलिंग प्राइस भी है, चार्जेबल गेन भी है। सेलिंग प्राइस क्यों है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 56360 का इसको गेन हो गया। अगस्त 2006 में, अब ये देखें ये बहुत पहले की बात है, ये इसने बेची थी मई 2005 में, ठीक है। अगस्त 2006 में इसने एक और बिल्डिंग खरीदी थी 140 की, पहली वाली बेची थी 100,000 की। विद इन 36 मंथ इसने दूसरी खरीद ली 140 की, तो 1 लाख की बेची, 140 की खरीदी। फुल इन्वेस्टमेंट, यस सर, फुल री इन्वेस्टमेंट। बिजनेस यूज लिखा हुआ है आगे, ऑल द बिल्डिंग वर यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, दोनों बिजनेस यूज है, बेहतरीन हो गया। और दूसरी बिल्डिंग बेची थी हमारे टैक्स ईयर में 380 की। अब हमसे पूछता क्या है, पूछता है भाई जो 2021 में मैंने बेची है ना उसके लिए वर्किंग कर दो, जो मैंने 2021 में बेची है उसके लिए वर्किंग कर दो। तो 2021 में 3,80,000 की बेची। अब ये रिप्लेस्ड एसेट है, ये आपने डायरेक्ट नहीं खरीदा, आपने किसी एसेट को बेच के खरीदा था बहुत पहले, तो उसकी बेस कॉस्ट तो
हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिप्लेस्ड एसेट है और रिप्लेस्ड एसेट में कॉस्ट नहीं, उसकी जगह पे उसकी क्या यूज हो रही होती है, आपको याद है क्या यूज हो रही होती है, उसकी बेस कॉस्ट यूज हो रही होती है। तो बेस कॉस्ट ही करनी पड़ेगी वर्किंग। वर्किंग कैसे होगी? इस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? सर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 140। ये जिस एसेट की रिप्लेसमेंट थी, बिजनेस यूज थे दोनों, यस सर। फुल इन्वेस्टमेंट थी, यस सर। तो पिछले वाले एसेट का जो गेन होगा 56360, फुल इन्वेस्टमेंट बिजनेस एसेट, तो जो गेन है वो पूरे का पूरा रोल ओवर मिल गया होगा, 100% रोल ओवर मिला होगा। 56360 गेन था पिछले एसेट का, वो 100% रोल ओवर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एसेट बिजनेस हैं और 1 लाख में बेच के 31 यानी फुल री इन्वेस्टमेंट है। तो फिर बेस कॉस्ट आ जाएगी 83640 और चार्जेबल गेन 296360। ये है हमारे पास रोल ओवर रिलीफ का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के। डायरेक्ट सेकंड एसेट का पूछेगा पेपर में। पेपर में फर्स्ट एसेट से पूरी कहानी नहीं देगा, आपको पूछेगा सेकंड एसेट का गेन बताओ। तो फर्स्ट एसेट की वर्क जो काम है, उसका जो रोल ओवर है वो आपकी वर्किंग होगी। तो ये है रोल ओवर रिलीफ का एक सिंपल सिनेरियो का एक थोड़ा सा ट्विस्टी केस। अब आते हैं क्वेश्चन 56 पे, जिसमें हम सीखेंगे कि फुल री इन्वेस्टमेंट ना हो, पार्शियल री इन्वेस्टमेंट हो तो क्या करेंगे। शरीफा आंटी, बहुत अच्छी खातून, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फैक्ट्री खरीदी 2004 में। 2020 में कहीं और लोकेशन पे जा रही हैं तो फैक्ट्री बेच दी 750 की, कॉस्ट 635 थी। जहां पे गई वहां रेंट पे उन्होंने एक फैक्ट्री मूव करवाई और इसके बाद उन्होंने एक और फैक्ट्री खरीदी। जो दूसरी फैक्ट्री खरीदी है, सिनेरियो ए में कहता है वो 7 लाख की खरीदी है। तो पहले सिनेरियो हम करते हैं न्यू, पहले मैं फॉर्मेटिंग सेट करूंगा, न्यू फैक्ट्री परचेज प्राइस फॉर 700,000। ठीक है, टैक्स ईयर तो अपना है 2021 है, थोड़े सा अमाउंट को मिटा लेते हैं। और इसी फॉर्मेटिंग को सेट कर लेते हैं। ये हो गया सेटिंग, देते हैं सेटिंग। अब जो एसिड बेचा है वो बेचा है 7.5 लाख का, ठीक हो गया, 7.5 लाख का। अब जो इसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 635। चार्जेबल गेन कॉस्ट आई, बेस कॉस्ट नहीं है। चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ, क्योंकि हमें पता है विद इन 36 मंथ रिप्लेसमेंट हो रही है तो रोल ओवर साहब आएंगे। अब आएगा रोल ओवर रिलीफ, 100% होता है, यूजुअली 100% होता है। दो कंडीशंस हमें याद हैं, अगर वो कंडीशंस मीट होती हैं तो 100% होता है। दोनों फैक्ट्री बिजनेस यूज में है, यस सर। फैक्ट्री तो कौन पर्सन यूज करता है, फैक्ट्री तो बिजनेस यूज में होती है। ठीक, दोनों फैक्ट्री बिजनेस यूज में है, आपकी बात हमने रख ली, आपकी बात हम एग्री करते हैं कि दोनों फैक्ट्री बिजनेस यूज में हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट देखोगे, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट देखोगे, इन्वेस्टमेंट कितने की है सर। पहली फैक्ट्री बेची, दूसरी खरीदी। पहली जो बेची वो बेची है 750 की, कितने की बेची है, 750 की। और जो दूसरी खरीदी है वो खरीदी है 7 लाख की। बिजनेस रोल ओवर रिलीफ, दो कंडीशंस है ना, बिजनेस यूज वो तो है, फुल री इन्वेस्टमेंट
नहीं। क्यों नहीं सर? देखें, 7.5 लाख की बेची और अगली जो है वो 7 लाख की खरीदी, तो 50,000 नॉट री इन्वेस्टेड, 50,000 री इन्वेस्ट नहीं हुए। ये पार्शल री इन्वेस्टमेंट का केस है, ये पार्शल री इन्वेस्टमेंट का केस है। अब अमाउंट जो री इन्वेस्ट नहीं हुई वो कितनी? वो है 50,000। रोल ओवर रिलीफ 100% के हिसाब से मिलता है, जो कि इस केस में मिलना चाहिए 115,000। अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड कितना है? जो अमाउंट री इन्वेस्ट नहीं होता ना, वो हमारे गेन को हमारे रिलीफ को रिड्यूस करता है। रिलीफ, दोबारा सुनिए, रोल ओवर रिलीफ हमेशा 100% होता है, लेकिन अगर आप पार्शियल री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो पैसे आप दबा के बैठ जाते हैं, यानी आप री इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसे से आपका, उस अमाउंट से आपका रिलीफ कम हो जाता है, यानी आपको उस एसेट पे भी कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे कहाँ रख लिए? जेब में रख लिए, और जेब में जितने पैसे रखोगे वो गेन होगा, यानी वो हमारे रोल ओवर को रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे 115 माइनस 50,000 इज कमिंग 65,000। तो यहाँ आप देखिए, मैंने रोल ओवर रिलीफ 100% नहीं लिखा है, मैं क्या करूँगा? देयर विल बी अ वर्किंग फॉर रोल ओवर रिलीफ। रोल ओवर रिलीफ की मैं करूँगा वर्किंग। क्यों की मैंने वर्किंग? बिजनेस यूज तो है, लेकिन फुल री इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मुझे रोल ओवर की करनी पड़ गई वर्किंग। जो अमाउंट मैंने री इन्वेस्ट नहीं किया वो मेरा गेन का अमाउंट है। सिंपल इज दैट, कि जो पैसे आप दबा के बैठ गए उस पर आपको चार्जेबल, वो चार्जेबल अमाउंट है, उस पर आपको टैक्स देना है। दूसरी फैक्ट्री जो ली है वो 750 की ली थी। रोल ओवर आपको जो मिला है वो मिला है 65 का। तो जो बेस कॉस्ट बनेगी वो आप देख लीजिए, 750 माइनस 65,000, एक आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास रोल ओवर रिलीफ और पार्शियल इन्वेस्टमेंट, केस ए किया है हमने। होपफुली यू गाइस डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कहा कि आपने जो दूसरी फैक्ट्री ली वो 550,000 की। अब क्या करें? 550 की दूसरी फैक्ट्री ली, कोई मसला नहीं, 550 की ले ली। रोल ओवर रिलीफ की वर्किंग चेंज होगी, बाकी तो वही रहेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से। रोल ओवर 100% के हिसाब से 1,15,000 मिलता, लेकिन आपने फुल अमाउंट री इन्वेस्ट नहीं किया, 7.5 लाख का बेचा, और अगला जो है वो आपने 550 का खरीदा। तो कितना पैसा जेब में रख लिया? तो 550 माइनस 750 इज 2 लाख। आपका रिलीफ 2 लाख से रिड्यूस होना चाहिए। अब रिलीफ है ही कितना? सर रिलीफ है ही 1,15,000। क्या कभी रिलीफ नेगेटिव फिगर की वजह से नेगेटिव हो सकता है? शुरू से बता रहा हूँ, रिलीफ की अभी भी नेगेटिव में नहीं होते, या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर क्या हो जाते हैं? जीरो। नेगेटिव में रिलीफ नहीं होता। आपने पार्शियल इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख रुपए जेब में रख लिए, आपका जो रिलीफ बनता था मैक्सिमम 100% के हिसाब से वो 1,15,000 बनता था, 2 लाख आप जेब में लेके बैठ गए। तो रिलीफ रिड्यूस तो होगा, लेकिन 1,15,000 का रिलीफ मिल सकता था, 2 लाख से रिड्यूस, भाई नेगेटिव में रिलीफ थोड़ी आएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोई रोल ओवर रिलीफ नहीं मिला। तो बेस कॉस्ट वही जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वही इसकी क्या रहेगी? बेस कॉस्ट रहेगी। तो ये है हमारे पास रोल ओवर रिलीफ और पार्शियल री इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो। होपफुली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर है तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन है रॉबर्ट एक्वायर्ड फ्री होल्ड कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है भाई, फ्री होल्ड बिल्डिंग ले रहा है, बड़ा आदमी है। 2002 में 65,500 पाउंड की इसने परचेज की। अब यहाँ देखिए, 60% ऑफ इट 60% ऑफ इट
was used for business purpose. बहुत बहुत जबरदस्त। बिल्डिंग सोल्ड हुई 2020 में, हमारे टैक्स ईयर में, और विद इन 36 मंथ बाद या पहले, अब यहाँ पहले है तो एक साल पहले, यानी जनवरी 2020, विद इन 12 मंथ्स है बिफोर सेल, इसने दूसरी बिल्डिंग खरीदी 180 की। ये बेची कितने की? 65 की, सॉरी 162 की बेची, दूसरी 180 की खरीदी। मैं कहूंगा कि फुल री इन्वेस्टमेंट है कि पार्शियल है? सर फुल री इन्वेस्टमेंट है। कैसे पता चला? सर बेची 162, खरीदी 180, तो फुल री इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस यूज सिर्फ मसला है, 60% है। अब क्या करें? बिजनेस यूज 60% है पहली बिल्डिंग में, और दूसरी बिल्डिंग में 100% है। अब प्राइवेट यूज आ गया ना, रोल ओवर रिड्यूस होगा, प्राइवेट यूज के पोर्शन से रोल ओवर रिड्यूस होगा। रिक्वायरमेंट है रोल ओवर निकालें और सारी वर्किंग उसी तरह से करनी है। रिप्लेसमेंट बिल्डिंग भी आपने बेची है, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले पहली बिल्डिंग की बात करेंगे, फर्स्ट बिल्डिंग, टैक्स 2020 है। फर्स्ट बिल्डिंग में टाइप कर रहा हूं, फर्स्ट बिल्डिंग कितने की बेची? फर्स्ट बिल्डिंग 162, खरीदी थी 65,500 दिन बिफोर रिलीफ। एक बेची, दूसरी खरीदी विद इन 36 मंथ्स आफ्टर या 12 मंथ्स बिफोर, तो रोल ओवर की वर्किंग हम करते हैं। अब रोल ओवर की वर्किंग कैसे हो? रोल ओवर अगर उसूल पे देखें, रूल पे देखें, तो रोल ओवर 100% मिलता है, जो कि 96,500 है, ये मिलना चाहिए। कोई अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड नहीं है, फुल री इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट यूज है, प्राइवेट यूज है। आप मुझे बतलाइए कि बिजनेस पोर्शन कितना है? सर पहली बिल्डिंग में 60% बिजनेस है, तो प्राइवेट कितना हुआ? सर 40% प्राइवेट हुआ। तो जो प्राइवेट पोर्शन है, जो नॉन बिजनेस पोर्शन है, उस अमाउंट से आपका रोल ओवर रिड्यूस हो जाएगा। जो प्राइवेट पोर्शन है, उस अमाउंट से आपका रोल ओवर रिड्यूस हो जाएगा। यानी रोल ओवर हमेशा 100% होता है, लेकिन प्राइवेट यूज या अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड की वजह से रिड्यूस हो जाता है। ये मेरे पास आ रहा है 38,600। अब देखिए, हमने प्राइवेट यूज को टेस्ट किया, प्राइवेट यूज रिड्यूस हुआ, 38,600 हमारे पास रह गया 57,900, तो रोल ओवर रिलीफ 57,900 का आ गया। हमारे पास चार्जेबल गेन आ जाएगा 57,900 लेस हो गया, 38,600 मेरा चार्जेबल गेन आया। और जो दूसरा एसेट मैंने खरीदा है, उसकी कॉस्ट है, कितने का लिया है भाई? 180 का। और रोल ओवर रिलीफ एक एसेट के गेन को तो दूसरे एसेट की कॉस्ट को कम करता है। हमने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, बेस कॉस्ट आ जाएगी। और जो दूसरा एसेट है वो भी सेल आउट हो रहा है, लेकिन वो सेल आउट हो रहा है नेक्स्ट टैक्स ईयर में, सेकंड बिल्डिंग। अब सेकंड बिल्डिंग जब सेल हुई है तो वो रिप्लेस्ड बिल्डिंग है, एक एसेट को बेच के दूसरी बिल्डिंग दी गई है,
तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हम कॉस्ट नहीं लेते, उसकी कॉस्ट की जगह पे हम उसकी क्या ले रहे होते हैं, बेस कॉस्ट ले रहे होते हैं। तो हमने बेस कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 122,100, ये हमारा ऊपर हुआ है सॉल्व वंस। और दूसरी बिल्डिंग जो सेल की है उसकी सेलिंग प्राइस है 250 की बिल्डिंग बेची, 122,100 बेस कॉस्ट है, चार्जेबल गेन 127,900 का आ गया। इस पे हमें देना पड़ेगा टैक्स। तो ये है हमारे पास रोल ओवर रिलीफ, जिसका ये थर्ड क्वेश्चन हमने किया है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है रोल ओवर का, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन को रीड करेंगे। पूछा क्या है, पूछने वाले ने पूछा है कि मिस्टर हेडली जो हैं उनके लिए आपने चार्जेबल गेन अगस्त में जो चीज़ बेची है, अगस्त में जो चीज़ उन्होंने सेल की है, उस अगस्त की आइटम के ऊपर जो चार्जेबल गेन बन रहा है वो बताइए। तो ठीक है भाई, हम बता देंगे। अगस्त में जो बेचा है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगस्त को हम याद रखेंगे कि अगस्त में क्या चीज़ बेची है। ठीक है, अब परचेज ऑफ फैक्ट्री, नवंबर 1995 में फैक्ट्री खरीदी भाई, बहुत पहले। ठीक है, अब फैक्ट्री तो खरीद ली, आगे क्या हुआ, आगे नॉट नीडेड ऑल द स्पेस, पूरी स्पेस की उसको जरूरत नहीं थी। यानी फैक्ट्री ले ली, बहुत बड़ी फैक्ट्री उसने उठा ली, लेकिन अब पूरी फैक्ट्री की उसको जरूरत नहीं है। तो क्या किया उसने, 15% किराए पे दे दी। रोल ओवर रिलीफ बिजनेस यूज पे, बिजनेस पोर्शन में मिलता है जो आप अपना बिजनेस कर रहे होते हो। किराए पे देना इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। तो जो किराए पे दिया है वो जो है उस पोर्शन से रोल ओवर रिलीफ रिड्यूस होगा, क्योंकि बिजनेस यूज नहीं है। तो वो जो बिजनेस यूज नहीं है पोर्शन, उस पोर्शन से जो है वो रोल ओवर रिड्यूस होता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इन अगस्त, जिसका रिक्वायरमेंट है 2020, ही सोल्ड अ फैक्ट्री फॉर 560, जिसपे गेन हुआ 45,000 का। अक्टूबर में इसने दूसरी फैक्ट्री खरीद ली, वो 100% जो है वो बिजनेस पर्पस में यूज हो रही थी और रोल ओवर रिलीफ ये क्लेम करना चाहता है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, कैसे करें, तो है बड़ा आसान, है बड़ा आसान, लेकिन ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि भाई ये जो फैक्ट्री बेची है इसमें डायरेक्ट इसने गेन बता दिया, डायरेक्ट अगस्त में जो बेचा है उसका गेन बता दिया है 45,000। और हमें पता है रोल ओवर रिलीफ की वर्किंग होगी, क्यों, एक एसेट खरीदा दूसरा बेचा तो रोल ओवर होता है। बिजनेस यूज सिर्फ 85% है। अब 85% कैसे आ गया, 15% किराए पे चढ़ी हुई है फैक्ट्री, तो 100 में से 15% रेंट पे है, तो अपने बिजनेस में कितने परसेंट यूज हुई, 85%। फुल री इन्वेस्टमेंट है कि पार्शियल री इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए एक फैक्ट्री बेची, कितने की बेची, 560 की। दूसरी खरीदी, कितने की खरीदी, सर दूसरी जो खरीदी है ना उसमें मसला कर दिया है, वो फैक्ट्री आपने 500 की खरीदी है, तो पार्शियल इन्वेस्टमेंट है। यानी मैं कहूँ 5,60,000 की बेची, 5 लाख की दूसरी खरीदी, तो 60,000 जो है इसका क्या नाम रखा था हमने, इसका नाम हमने रखा है अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड। और रोल ओवर रिलीफ की बात करें तो रोल ओवर रिलीफ हमेशा 100% होता है गेन का, यानी गेन जो था वो 45,000 था, तो इसका 100% इज 45,000। लेकिन जो प्राइवेट यूज होता है उससे ये रिड्यूस होता है, 15% प्राइवेट यूज है या रेंटल यूज है, तो 45,000 का अगर हम 15% निकालें
तो ये आता है 6750, 6750 से ये रिड्यूस हुआ। और अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड, इस पे भी ये रिड्यूस हो जाता है। जो पैसे आप जेब में रख लेते हैं, री इन्वेस्ट नहीं करते, उससे भी क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि फुल री इन्वेस्टमेंट या फुल से ज्यादा री इन्वेस्टमेंट करो तो 100% रोल ओवर रिलीफ होता है। लेकिन अगर आप फुल से कम री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोल ओवर रिलीफ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे ये हमने किया जिस तरह हमने सीखा था, लेकिन जो ट्विस्ट है, अब जो मैं कहूंगा बहुत गौर से सुनना। ये जो 560 को आपने कंपेयर किया, 560 को आपने कंपेयर किया 500,000 से, ये क्या लाइक वर्सेस लाइक है? अब ये क्या बात हुई सर, लाइक वर्सेस लाइक? देखो, बात मैं लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। ये 560 है, ये 560 है, इसके अंदर एक चीज है, और ये 500 है, इसमें भी एक चीज है। वो चीज क्या है हम बताएंगे। ये सेकंड फैक्ट्री है जो खरीदी है, जिसको हम कहते हैं रिप्लेस्ड फैक्ट्री। इसमें मेरे पास 100% बिजनेस यूज है। और जो मेरी ये दूसरी फैक्ट्री है, ये फर्स्ट फैक्ट्री है, इसके अंदर मेरे पास 85% बिजनेस यूज है। मैंने अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड अगर पुराने तरीके से निकाली तो क्या होगा, 560 माइनस 500, 60,000 आपने री इन्वेस्ट नहीं किया। और अक्सर बच्चे पेपर में यही गलती करते हैं, भाई लाइक वर्सेस लाइक का कंपैरिजन होता है। आप कैसे करेंगे कि आपने 560 की फैक्ट्री बेची है, ठीक है, और न्यू फैक्ट्री आपने 5 लाख की ली है। तो अब कैसे करेंगे, 560 जो है इसमें प्राइवेट पोर्शन को आप हटाएंगे, यानी 85% ऑफ दैट फर्स्ट फैक्ट्री आप लेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ बिजनेस यूज को बिजनेस यूज से कंपेयर करना है अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड निकालने के लिए। तो ये हमारे पास एक आंसर आएगा 560 का। अगर मैं 85% निकालूं तो 476 आता है। और जो दूसरी फैक्ट्री ली है वो कितने की ली है, वो ली है सर 5 लाख की। अरे, तो ये तो सिनेरियो ही बदल गया, फुल री इन्वेस्टमेंट का सीन हो गया। तो याद रखिएगा, री इन्वेस्टमेंट जब भी आती है तो एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो अभी हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है, इसको जरूर देखिएगा। अगर प्राइवेट यूज की परसेंटेज है तो फिर री इन्वेस्टमेंट के अंदर आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना, पहले आप लाइक वर्सेस लाइक करना। यानी आप ये देखना कि मेरे पास बिजनेस यूज का परसेंट कितना है फर्स्ट फैक्ट्री में। 560 की आपने बेची है, लेकिन बिजनेस पोर्शन इज ओनली 85%, तो 560 का 85%, दिस इज द अमाउंट ऑफ द बिजनेस एसेट। इसको आप कंपेयर करेंगे सेकंड जो रिप्लेस्ड एसेट है उसकी बिजनेस यूज के हिसाब से जो अमाउंट है उससे। आपको दिख रहा है कि 576 का बिजनेस पोर्शन बेचा और दूसरा 5 लाख का लिया, तो फुल री इन्वेस्टमेंट है। अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड का केस यहाँ अप्लाई ही नहीं होना। अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, जैसे कि अभी थोड़े पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो गलत हो जाएगा। अगर प्राइवेट यूज गिवन हो तो थोड़ा सा अवेयर होके, थोड़ा सा ध्यान से आपने इसको करना है।
मेरे पास रोल ओवर रिलीफ आ जाएगा 38250, जिसको मैं फॉर्मेट में डालूंगा। मेरे पास चार्जेबल गेन आ जाएगा 6750, यानी जो प्राइवेट पोर्शन है वही मेरा चार्जेबल गेन हो गया। अगला एसेट जो खरीदा वो खरीदा बिजनेस पोर्शन 5 लाख का, रोल ओवर मैंने अभी क्लेम किया 38250, तो अगले एसेट की जो बेस कॉस्ट आई है 461750, यानी जब सेकंड एसेट सेल आउट होगा तो उसकी हम रियल कॉस्ट नहीं बेस कॉस्ट यूज करेंगे। सेकंड एसेट का कुछ पूछा भी नहीं, ना उसकी डिस्पोजल वैल्यू दी है। तो ये है हमारे पास रोल ओवर रिलीफ का एक टेढ़ा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दिख रहा था कि अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड है, लेकिन परसेंटेज ऑफ बिजनेस यूज की वजह से वो अमाउंट फुल री इन्वेस्टमेंट की तरफ कन्वर्ट हो गई। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। रोल ओवर रिलीफ जब भी अप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक एसेट में रोल ओवर माइनस कर देते हैं, एक एसेट की वैल्यू से रोल ओवर रिलीफ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और दूसरे एसेट की बेस कॉस्ट निकालते हैं। ये हम करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल के लिए। अब इसमें एक कैटेगराइजेशन है डेप्रिशिएटिंग एसेट्स और नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। जो भी आइटम्स फ्री होल्ड होती हैं, जिन आइटम्स के साथ फ्री होल्ड का वर्ड लिखा होता है, वो हमेशा नॉन डेप्रिशिएटिंग होती हैं। आप देखें अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, पहले में तो खुद ही लिख दिया था क्वालिफाइंग एसेट है, दूसरे में था वेयरहाउस, ठीक है, तीसरे में था फ्री होल्ड कमर्शियल बिल्डिंग, चौथे में था फैक्ट्री। ये चीजें डेप्रिशिएटिंग नहीं है, इन पे तो रोल ओवर रिलीफ हमने अप्लाई किया। फिर फ्री होल्ड, फिर फैक्ट्री। अब कुछ एसेट ऐसे हैं जिसको टैक्स कहता है नॉन डेप्रिशिएटिंग। अब आप कहेंगे सर फैक्ट्री तो हम अकाउंटिंग में तो डेप्रिशिएटिंग पढ़ते हैं, टैक्स में डेप्रिशिएटिंग एसेट की डेफिनेशन कुछ और है। टैक्स में डेप्रिशिएटिंग एसेट उसको कहते हैं जिसकी लाइफ 50 या उससे कम हो। फैक्ट्री की लाइफ ऑब्वियसली 50 ईयर से ज्यादा होती है। जितने भी, अब इसको सर याद कैसे करेंगे, तो आसान हल ये है कि हमारे कोर्स में दो एसेट्स डेप्रिशिएटिंग है, बाकी सारे नॉन डेप्रिशिएटिंग हैं। वो दो डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन से हैं, तो याद कर लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट में जो प्लांट एंड मशीनरी होती है वो, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी लाइफ 60 इयर्स तक होती है। ये दो एसेट्स डेप्रिशिएबल हैं, बाकी सारे एसेट्स नॉन डेप्रिशिएबल हैं। जो नॉन डेप्रिशिएबल हैं उन पे रोल ओवर रिलीफ अप्लाई होता है। हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन किए हैं रोल ओवर के। लेकिन जब डेप्रिशिएबल एसेट आ जाता है, यानी एक एसेट बेचा दूसरा खरीदा और वो डेप्रिशिएबल हैं, तो फिर रोल ओवर नहीं, उस रोल ओवर का नाम हम बदल देते हैं और उसका नाम हम लिखते हैं डेफर्ड रिलीफ। वर्किंग उसी तरह है जिस तरह रोल ओवर की है कि 100% मिलेगा, बिजनेस प्राइवेट यूज और अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड की वजह से कम होगा, मिलेगा 100%, नाम बदल जाएगा, रोल ओवर की जगह हम उसका नाम लिखेंगे डेफर्ड रिलीफ। यानी रोल ओवर रिलीफ उस वक्त लिखना जब ये फिक्स प्लांट एंड मशीनरी और लीज होल्ड के अलावा कोई एसेट बेचे और दूसरा खरीदे।
और अगर जो रिप्लेसमेंट है उसके अंदर लीज होल्ड या प्लांट एंड मशीनरी आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम डेप्रिशिएबल एसेट बोलेंगे। तो फिर उस केस में रोल ओवर की जगह उसका नाम रोल ओवर नहीं लिखेंगे, उसका नाम हम लिख देंगे डेफर्ड रिलीफ। वर्किंग सेम है, 100% जैसे रोल ओवर है, डेफर्ड भी 100% मिलेगा। रोल ओवर दो चीजों की वजह से रिड्यूस होता है, अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड या प्राइवेट यूज, ये भी उसी तरह रिड्यूस होगा। मेजर चेंज, रोल ओवर के केस में हम बेस कॉस्ट निकालते हैं। रोल ओवर के केस में हम क्या करते हैं, हम बेस कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन डेफर्ड के केस में, डेफर्ड के केस में हम बेस कॉस्ट नहीं निकालते। रोल ओवर के केस में हम बेस कॉस्ट निकालते हैं, जबकि डेफर्ड रिलीफ यानी अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स हो तो फिर उस केस में हम बेस कॉस्ट नहीं निकालते। ये मेजर डिफरेंस है। अब नाम बदलने की और बेस कॉस्ट ना निकालने की वजह क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले जब रोल ओवर हम पढ़ रहे थे, आप वीडियोस में भी देखेंगे, रोल ओवर शुरू करने से पहले मैंने एक छोटी सी डिटेल बोली थी। मैंने कहा था रोल ओवर रिलीफ इज अ टाइप ऑफ टोपी डेफरिंग कि हमारे जो एसेट हमने अभी बेचा है ये उसमें से टैक्स को बचा लेता है, उस एसेट के गेन को रिड्यूस कर देता है, उस वक्त टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगले एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करके बेस कॉस्ट बना के जब वो अगला एसेट वो अगले साल बिके या 50 साल बाद बिके, जब वो बिकेगा तो वहां पे वो फर्स्ट एसेट का टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर उसकी गेन ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर बढ़ जाए। लेकिन डेफर्ड रिलीफ में बेस कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट लिया है तो आरओआर का नाम डेफर्ड रिलीफ हो जाएगा, बेस कॉस्ट नहीं निकलेगी। तो फिर वो जो डेफर्ड रिलीफ है उसने करंट एसेट पे तो गेन को क्रिस्टलाइज यानी डेफर कर दिया कि टैक्स नहीं दिया, तो उस पर कब टैक्स लगेगा? तो अर्लियर ऑफ 3 इवेंट्स, अर्लियर ऑफ 3 इवेंट्स। दूसरा एसेट जब बिकेगा तब आपको डेफर्ड रिलीफ को चार्जेबल गेन बना देना। जो डेफर्ड रिलीफ है उसका नाम आप चार्जेबल गेन कर देंगे और जब वो बिकेगा तो उस वक्त की समरी में उस डेफर्ड रिलीफ को डाल देंगे और उस पर 10 या 20% टैक्स लग जाएगा। और अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो फिर ऑब्वियस है कि वो बिजनेस एसेट नहीं है तो फिर रिलीफ मिलना ही नहीं, क्योंकि रिलीफ तो बिजनेस एसेट्स पे मिलता है। दूसरा एसेट ट्रेड यूज में सीज हो जाए, फैक्ट्री में आप रहना शुरू कर दो या उसको रेंट पे दे दो, तो फिर जिस दिन आपने सीज किया डेफर रिलीफ उठ के समरी में चला जाएगा और उस पर 10 या 20% टैक्स लग जाएगा। आपने दूसरा एसेट बेचा भी नहीं, दूसरा एसेट बिजनेस यूज में सीज भी नहीं हुआ, तो ये क्या जिंदगी भर डेफर पड़ा रहेगा? नहीं नहीं, 10 साल। अगला एसेट जब खरीदा है उससे 10 साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली जब 10वां साल हो जाएगा आपको इस पे जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी डेफर रिलीफ जो समरी है नेट डिस्पोजल प्रोसीड जहाँ आते हैं वहां पे ऐड हो जाएगा। एनुअल एग्जाम्शन वगैरह माइनस होने के बाद, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो माइनस होने के बाद 10 या 20% उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये है डेफर रिलीफ का थ्योरेटिकल पार्ट। वर्किंग के लिए हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चंस हैं और ये रिलीफ हमारे खत्म होंगे। रोल ओवर और डेफर्ड वर्किंग सेम है, फर्क आपको बता दिए हैं, एक बार रिपीट करके वीडियो को देख भी लीजिएगा तो फर्क आपको दोबारा याद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिएगा हमारे पास केस है लिली। लिली परचेज ऑफ फ्री होल्ड फैक्ट्री 92 में 2.5 लाख की खरीदी, 420 की 2019 में बेचती। जून 19 में, अब हमें पता है बेचने के 3 साल के अंदर या बेचने से 1 साल पहले अगर कोई एसेट खरीदो
तो रोल ओवर होता है। लेकिन ये फिक्स प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बेच के प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएबल यानी डेफर्ड रिलीफ की बात करेंगे, और फिर मशीन आपने प्लांट एंड मशीनरी भी बेच दिया। सॉल्व कैसे होगा? पहली फैक्ट्री जो है वो आपने बेची है 1920 में, सेल्स प्रोसीड्स, हम लेंगे सेल्स प्रोसीड्स को, 420 की सेल्स प्रोसीड्स है। राइटिंग कम छोटी हो गई है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है? कॉस्ट है कितने की ली थी भाई? 250 की। एक एसेट बेचा, दूसरा खरीदा विद इन 36 मंथ्स या बेचने के 1 साल पहले खरीदा हो, तो गेन को, और बिजनेस यूज हो तो गेन को जो है वो क्या बोलते हैं? चार्जेबल गेन नहीं बोलते, हम बोलते हैं चार्जेबल गेन बिफोर रिलीफ। जितना भी आ रहा है बताइए, जरा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 170,000। अब रोल ओवर की सारी कंडीशन मीट है, बिजनेस एसेट भी हैं, और एक बेचा दूसरा खरीदा विद इन 36 मंथ या 1 ईयर बिफोर भी है, तो रोल ओवर रिलीफ मिलेगा। लेकिन मेरा टाइपिंग जो है वो इसको डेफर्ड रिलीफ लिख रही है, रोल ओवर रिलीफ नहीं लिख रही। इसकी वजह क्या है कि सर आपने खुद बोला है कि री इन्वेस्टमेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी या लीज एसेट्स में हो तो रोल ओवर का नाम जो है वो रोल ओवर नहीं होता, उसका नाम हम बदल के रख देते हैं डेफर्ड रिलीफ। वर्किंग वही है डेफर्ड रिलीफ की भी। हम क्या देखते हैं? बिजनेस यूज है, जी हाँ बिजनेस यूज है, और फुल री इन्वेस्टमेंट है। पहला बेचा कितने का सर? पहला बेचा 420, दूसरा खरीदा 4.5, 420 पूरा लग गया, ज्यादा ही लगा, तो ये है फुल री इन्वेस्टमेंट। तो डेफर्ड रिलीफ 100% होता है, और ये दोनों यस हो तो फिर उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता, वो 100% ही रहता है, यानी रोल ओवर सेम रेप्लिका है। गेन आ गया 0, बेस कॉस्ट नहीं निकालेंगे, बेस कॉस्ट नहीं निकालेंगे। अगला एसेट बिके या वो बिजनेस यूज से हटे या 10 साल गुजर जाए खरीदे हुए, तो फिर डेफर रिलीफ पे टैक्स लगता है। कैसे लगता है? ध्यान से देखिएगा। अगला एसेट जो था प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड प्लांट एंड मशीनरी, जिस उसको हमने बेचा, सेल्स प्रोसीड्स, कितने का बेचा भाई? सर बेचा है 475 का। खरीदा कितने का था? ओरिजिनल कॉस्ट आएगी, बेस कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि रोल ओवर नहीं है, ये डेफर्ड रिलीफ है। ओरिजिनल कॉस्ट सर 4.5 लाख थी। अच्छा भाई, ठीक है। चार्जेबल गेन आना चाहिए, लेकिन हम चार्जेबल गेन नहीं लिख रहे। 25। अब हमें पता है जो डेफर्ड रिलीफ है, जो डेफर हुआ है, वो कब तक डेफर रहता है सर? 10 साल गुजरे, अगला एसेट बिके, या अगला एसेट बिजनेस यूज से कट ले, बिजनेस यूज उसमें खत्म हो जाए, तो फिर क्या यहाँ पे कोई तीनों में से कंडीशन मीट हुई? बिल्कुल सर। अगला एसेट बिक गया, तो फिर वो जो गेन है 25, वो 25 नहीं है, जो डेफर्ड रिलीफ है वो भी इस गेन का पार्ट बनेगा, और चार्जेबल गेन फॉर द सेकंड एसेट डिस्पोजल विल बी 195,000, जिस पे अब आगे एनुअल एग्जामिशन, पिछला कोई लॉस है वो माइनस होने के बाद 10 या 20% टैक्स चार्ज हो जाएगा। ये है आपके पास डेफर्ड रिलीफ का कॉन्सेप्ट, विच इज अ कंटिन्यूटी ऑफ rollover relief, but there is a difference in base cost और उसकी chargeability at the time of disposal, या at the time of cessation of trade, या at the time or passing of 10 years। तो ये होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास आमिर, मिस्टर आमिर, बहुत अच्छे आदमी थे। क्वेश्चन मैं जरा फॉर्मेटिंग सही कर लूँ, फिर हम, आप जब तक क्वेश्चन रीड कीजिए मैं फॉर्मेटिंग सही करता हूँ।
ऑनलाइन क्लासेस में फॉर्मेटिंग सही करने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन रीड कीजिए शाबाश। होपफुली क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। क्या कहता है, फ्री होल्ड बिल्डिंग बेची 3.5 लाख की, उस पर गेन हो गया, डायरेक्ट गेन बता दिया है। डायरेक्टली क्या बता दिया है शरीफ आदमी ने, गेन बता दिया है, क्योंकि ये बहुत पहले बेची है। कौन से टैक्स में बेची है देखें, मई 2008 यानी टैक्स ईयर 8-9 में इन्होंने फ्री होल्ड नॉन डेप्रिशिएटिंग होती है वो बेची है। गेन आ गया, बिफोर रिलीफ बोलते हैं हम गेन को हमेशा, 150,000 का। उसको बेच के विद इन, अब 2008 में बेची, 2010 36 मंथ्स के अंदर बेचने के बाद या बेचने से पहले 12 मंथ्स में दूसरा एसेट खरीदा, तो रोल ओवर होता है। लेकिन दूसरा एसेट जो है वो फिक्स प्लान एंड मशीन है, तो उसका नाम रोल ओवर नहीं डेफर्ड रिलीफ रख दिया। बेची कितने की, 3.5 की, 350,000 की। दूसरी खरीदी कितनी की, 400,000 की। फुल री इन्वेस्टमेंट नहीं, ज्यादा ही है तो इसको हम फुल री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोनों जो है वो बिजनेस यूज है, तो फिर डेफर्ड रिलीफ विल बी 100%, चार्जेबल गेन 0 आ गया। दूसरा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हमारे टैक्स ईयर में बेच दिया। कितने का बेचा, 5,500,000। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 400,000, गेन आ गया 100,000। लेकिन डेफर्ड रिलीफ का केस है, तो जो डेफर्ड रिलीफ है वो चार्जेबल होगा, लेकिन कब होगा, अब हमें पता है कि डेफर्ड रिलीफ जो है वो चार्जेबल होता है अर्लियर ऑफ नंबर 1 या 2 या 3। ये 1 2 3 क्या है भाई, आपको बताया है मैंने, 1 2 3 आप यहाँ देखें, 1 2 3। दूसरा एसेट बिके, या दूसरा एसेट ट्रेड में काम करना बंद करे, या 10 साल गुजर जाए। अब ध्यान से देखें, क्या ये 2021 में डेफर्ड रिलीफ टैक्स होगा, कैसे पहले हो जाएगा, देखते हैं। दूसरा एसेट बिका, कब बिका उसकी डेट देखते हैं, अर्लियर ऑफ है ना इसलिए। दूसरा एसेट बिका है, अल्लाह खैर करे, मार्च 2022 में, ठीक है। तो ये टैक्स ईयर बन गया हमारे पास 21-22 का। और 10 साल का रूल है ना, कि अगला जब खरीदा उससे 10 साल गुजर जाए। अगला खरीदा कब था आपने, ये खरीदा था जुलाई 10 में, तो 10 साल कब गुजरे, जुलाई 10 से 10 साल कब होते हैं, जुलाई 20 में। आपने 1 के दूसरा एसेट बिक जाए, दूसरा एसेट ट्रेड से उठ जाए, ये नॉट एप्लीकेबल है नहीं इसमें। और तीसरा क्या है, 10 साल गुजर जाए। ये तीनों डेटें लिखी, और इन तीनों डेट्स में आपने क्या करना है, अर्लियर ऑफ सेलेक्ट करनी है। अर्लियर ऑफ इन तीनों में दुनिया में सबसे पहले क्या आया था, सर जुलाई आया था, यानी 10 साल पहले गुजर गए, अगला एसेट बाद में बिका। तो जो डेफर्ड रिलीफ है वो अगले एसेट के गेन में ऐड नहीं होना, वो 2021 हमारे टैक्स ईयर में डेफर्ड रिलीफ जो है वो बन जाएगा चार्जेबल गेन, कितना, 1.5 लाख का। और उस पर हमारे टैक्स ईयर में जो समरी बनेगी उसमें ये 1.5 लाख चार्जेबल गेन ऑफ डेफर्ड रिलीफ जो है वो चला जाएगा। और जब अगला एसेट बिका है तो उसका चार्जेबल गेन ऐसा नहीं होगा कि लाख में 1.5 लाख प्लस हो जाए, वो लाख ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डेफर्ड रिलीफ अर्लियर ऑफ 3 डेट्स में जो पहले आ जाए उस पे टैक्स होता है। तो इस केस में अर्लियर ऑफ अगला एसेट बेचना नहीं है, इस केस में अर्लियर ऑफ इज पासिंग ऑफ 10 years। तो ये इस तरह से सिनेरियो है डेफर्ड रिलीफ का, और ये हमारा रोल ओवर एंड डेफर्ड रिलीफ खत्म हो जाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिए, मैं चाहूँगा ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।